ज्ञानभारती इंडिया स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व पार्ट 1 पूर्ण हो चुका है। अब पार्ट 2 के अंदर लेसन नंबर 3 कंपनी के वार्षिक हिसाब, जो अपने ऐप सेक्शन के अंदर 11 मार्क्स का 2 सवाल, एक साझेदारी पेडी का वार्षिक हिसाब 11 मार्क्स का और कंपनी के वार्षिक हिसाब 11 मार्क्स का परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब कंपनी के वार्षिक हिसाब के अंदर थियरी पहले समझेंगे। अब कंपनी के वार्षिक हिसाब में कंपनी के वित्तीय पत्रक शेयरधारकों, करवेरा के शब्दाधीन विश्लेषणकारों, संचालकों एवं अन्य हित रखने वालों के लिए बहुत ही महत्व के हैं। वित्तीय पत्रक कंपनी के वित्तीय दिखावा और वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। कंपनी कानून 2013 की कलम 129(1) के अनुसार वित्तीय पत्रक कंपनी की सही और वास्तविक परिस्थिति का ख्याल देते हैं। इसके अलावा कलम 133 के अंतर्गत निर्देश किए हिसाबी मानक का वे पालन करते हैं। कंपनी के वित्तीय पत्रक कंपनी कानून 2013 की परिशिष्ट 3 में दर्शाए नमूने के अनुसार ही तैयार करना चाहिए। कलम 129(1) में बताए अनुसार बीमा कंपनी, बिजली कंपनी और बैंकिंग कंपनियों को वित्तीय पत्रकों के ये नमूने लागू नहीं पड़ते हैं। कंपनी कानून 2013 के अनुसार कंपनी के वार्षिक किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो 2013 कंपनी कानून नया जो अस्तित्व में आया, तो उसके अंदर जो 129(1) के अनुसार और 113 के अनुसार जो कंपनी है कि उसके अंदर उसको मुक्ति मिली है कि बीमा कंपनी जो है, बिजली कंपनी है, बैंकिंग कंपनियों को वित्तीय पत्रकों में ये नमूने लागू पड़ता नहीं है, वो अपने पुराने से ही हिसाब रखेंगे। अब वित्तीय पत्रकों का अर्थ, वित्तीय पत्रक अर्थात हिसाबी समय पूरा होने पर हिसाबों की प्रक्रिया के अंत में हिसाबी जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया पत्रक। यानी हिसाबी समय पूर्ण होता है, हिसाबों की प्रक्रिया का अंत होता है, उसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो पत्रक तैयार किया जाता है उसे वित्तीय पत्रक कहते हैं। वित्तीय पत्रक उसके आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ताओं के हिसाबी परिणाम की जानकारी देता है। कंपनी कानून 2013 की कलम 240 के अनुसार वित्तीय पत्रक में निम्नलिखित वितरणों का समावेश होता है। पहला क्या होता है कि वित्तीय पत्रक के वित्तीय वर्ष के अंत में पक्की तलपट, वित्तीय वर्ष के लिए लाभ हानि खाता अथवा लाभ के लिए प्रवृत्ति नहीं करती कंपनी के लिए उपज खर्च खाता। तीसरा, वित्तीय पत्रक के लिए रोकड़ प्रवाह का पत्रक। चौथा, इक्विटी में परिवर्तन दर्शाता पत्रक यदि लागू पड़ता हो तो। और पांचवा, हिसाबों से संबंधित लेखा। अब यहाँ पे जो पक्की तलपट किसी निश्चित समय पर वित्तीय स्थिति दर्शाती, इसलिए उसका शीर्षक तारीख खाली जगह के दिन की पक्की तलपट इस प्रकार दिया जाता है। लाभ हानि का पत्रक किसी निश्चित समय जिस तारीख को पूरा होता हो उस समय का लाभ और हानि दर्शाता है, इसलिए उसका शीर्षक भी तारीख खाली जगह के दिन पूरा होते वर्ष में लाभ हानि खाता इस प्रकार दिया जाता है। यदि लाभ हानि खाता 1 वर्ष से अधिक या कम समय के लिए तैयार किया जाता हो तो उसके शीर्षक में वर्ष के बदले समय शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे कंपनी की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 के दिन की गई हो तो प्रथम लाभ हानि का पत्रक 31 मार्च 2017 तक का होने से 6 मास के लिए तैयार किया जाएगा। अब जो लाभ हानि के पत्रक का शीर्षक 31/3/17 के दिन पूरा होते समय के लिए लाभ हानि का पत्रक इस प्रकार दिया जाएगा, अथवा 31/3/17 के दिन पूरे होते 6 मास के समय के लिए लाभ हानि दर्शाता पत्रक इस प्रकार दिया जाएगा। जिस तरह से सवाल के अंदर दिया उस तरह से रखेंगे। अब वित्तीय वर्ष कंपनी कानून 2013 की कलम 241 के अनुसार किसी भी कंपनी के संदर्भ में वित्तीय वर्ष अर्थात प्रति वर्ष कंपनी तारीख 31 मार्च के दिन पूरा होता समय, यदि किसी भी वर्ष में 1 जनवरी के दिन या उसके बाद कंपनी की स्थापना हुई हो तो
कंपनी का वित्तीय वर्ष उसके बाद के वर्ष को पूरा होते 31 मार्च तक का गिना जाएगा। वित्तीय वर्ष 12 मास का होता है सामान्य रूप से, पर जिसकी समयावधि 1 अप्रैल से दूसरे कैलेंडर वर्ष के लिए 31 मार्च तक होता है। ऐसे तो वित्तीय वर्ष अपने पता है 1/4 से 31/3 तक का रहता है। अब वित्तीय पत्रक के लक्षण के अंदर पहला है कि वित्तीय पत्रकों को ऐतिहासिक पत्रक कहा जाता है, कारण कि ये भूतकाल के समय से संबंधित होते हैं। दूसरा, वित्तीय पत्रक में दर्शाए जाने वाले अंक रकम के रूप में दर्शाए जाते हैं। तीसरा, वित्तीय पत्रक दर्ज किए गए सत्य पर आधारित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सत्य दर्ज नहीं किए जाते, जैसे कि जब ख्याति प्राप्त करने के लिए कोई खर्च न किया गया हो तब स्वमूल्यांकित मनस्वी ख्याति हिसाबी बही में नहीं दर्शाई जाती है। फिर लाभ हानि खाता दिए गए समय के लिए का लाभ या हानि दर्शाता है, इसलिए कंपनी की वित्तीय कार्यक्षमता का चित्र दर्शाता है। और पक्के तल पर किसी निश्चित समय पर इक्विटी जिम्मेदारी संपत्तियों की स्थिति दर्शाती है। इस प्रकार कंपनी की वित्तीय स्थिति का ख्याल देती है। और वित्तीय पत्रक नामा के सर्वसामान्य स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय पत्रक तैयार करते समय कितनी बातों में हिसाबी मानक के अनुसार एक से अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कि माल सामग्री का मूल्यांकन और घिसाई के प्रावधान के लिए वित्तीय पत्रक तैयार करने वाले को विकल्प का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। और उसका उद्देश्य है कि कंपनी की वित्तीय कार्यक्षमता के बारे में सही और वास्तविक ख्याल प्राप्त हो सकता है, कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में सही और वास्तविक ख्याल प्राप्त हो सकता है, कानूनी कार्यक्षमता का पालन कर सकते हैं, विविध हित रखने वालों को कंपनी की वित्तीय जानकारी मिलती है। पक्की तलपट का नमूना और सामान्य सूचना है। अब कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के विभाग 1 में पक्की तलपट का नमूना दिया है कि कंपनी की पक्की तलपट इस नमूने के अनुसार ही तैयार करना आवश्यक है। परिशिष्ट 3 के केवल शीर्षक और स्वरूप में ही पक्की तलपट दी जाती है। पक्की तलपट का स्वरूप पृष्ठ नंबर 118 पर अपने देखेंगे। अपने यहाँ पर जो कंपनी का वार्षिक हिसाब तैयार करना, उसके अंदर 2 ही खाते बनाने का है और इसी खड़ाई बनेगा, एक तो लाभारी खाता और पक्की तलपट। अब पक्की तलपट का जो नमूना दिया गया है, कंपनी का नाम, तारीख, हर जगह का दिन की पक्की तलपट। अब अपने विवरण, पेटा टिप्पणी नोट, चालू वर्ष के आंकड़े और गत वर्ष के आंकड़े। अब यहाँ पर इक्विटीज और दायित्व। अब शेयर धारकों के फंड, भंडोल, शेयर पूंजी, अनामत आदित्य, शेयर वारंट के सामने प्राप्त रकम, ये शेयर धारकों के फंड के टाइटल के अनुसार आएगा। दूसरा, आवंटन बाकी हो, ऐसे शेयर आवेदन पत्र की प्राप्त रकम आवंटन यानी कि जो बांटा गया ना हो। तीसरा कि बिन चालू दायित्व, दीर्घकालीन समय के लिए उधार ली रकम, विलंबित करवेरा की जिम्मेदारी, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, दीर्घकालीन प्रावधान। अब चालू, बिन चालू दायित्व। अब चालू दायित्व में अल्पकालीन समय के लिए उधार ली रकम, व्यापारी दायित्व, अन्य चालू दायित्व, अल्पकालीन समय के प्रावधान अनुकूल। यहाँ पे जो अपने पहले जो 70वीं पीढ़ी के जो वार्षिक हिसाब तैयार करते थे, उसके अंदर पक्की तलपट तैयार करते थे, क्या करते थे, उधार की तरफ यानी पूंजी और दायित्व, और जमा की ओर क्या करते थे, संपत्तियों लेना। तो यहाँ पे पहले अपने पूंजी और दायित्व की असर पहले दर्शाने की, उसका टोटल करना और फिर बाद में संपत्तियों का, और दोनों टोटल मिल जाए तो अपनी पक्की तलपट का आंसर सही निकले दोनों का, तो अपना आंसर सही माना जाता है। अब यहाँ पे संपत्तियाँ देखेंगे कि बिन चालू संपत्तियाँ में स्थिर संपत्तियाँ में दृश्य, अदृश्य, अर्ध तैयार पूंजी संपत्तियाँ, विकासशील अदृश्य संपत्तियाँ, बिन चालू विनियोग, विलंबित करवेरा संपत्तियाँ, दीर्घकालीन लोन, ऋण, अन्य बिन चालू संपत्तियाँ। अब उसके अंदर चालू संपत्ति, चालू सत्य पर चालू विनियोग, माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ समक्ष, अल्पकालीन लोन और ऋण, और अन्य चालू संपत्तियाँ।
अभी जो अपने पक्की तलपट देखी, अब उसके अंदर अपने पक्की तलपट के अंदर अपने मानो के इक्विटी और दायित्व के अंदर पहले लिखा कि शेयर पूंजी, तो अपने शेयर धारकों के फंड में क्या क्या रकमें लिखी जाती है उसको दर्शाएंगे। अब यहाँ पे तुम लोग को पक्की तलपट तैयार करने की सामान्य सूचनाएं, अब पक्की तलपट तैयार करने की सामान्य सूचना के अंदर किसी भी संपत्ति को चालू संपत्ति तब कहा जाएगा जब वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त का पालन करे। जब वह कंपनी के सामान्य कामकाज चक्र के दौरान रोकड़ में रूपांतरण होने पात्र या बिक्री का इरादा हो या उपभोग होने पात्र हो। दूसरा, व्यापार करने के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से धारण किया हो और रिपोर्ट की तारीख के बाद 12 मास के अंदर रोकड़ में रूपांतरित होना अपेक्षित हो। यानी रोकड़ का कच्चा माल में रूपांतर, कच्चे माल का तैयार माल में रूपांतर और तैयार माल का देनदार में रूपांतर और अंत में देनदार का रोकड़ में रूपांतरण की प्रक्रिया को कामकाज का चक्र कहा जाता है। अब अपनी चालू संपत्ति के अलावा जो अन्य संपत्तियों को बिन चालू संपत्तियों के वर्गीकृत करें, तो दायित्व को चालू दायित्व यदि निम्न शर्तों में से किसी भी एक शर्त का पालन करे, यानी कंपनी के कामकाज के समय के दौरान उसका भुगतान अपेक्षित हो, व्यापार करने के उद्देश्य से धारण किया हो, रिपोर्ट की तारीख के बाद 12 मास तक में समय दौरान भुगतान हो, चालू दायित्व के अलावा कि अन्य दायित्व के बिन चालू संपत्ति दायित्व के रूप में वर्गीकृत हो। आगे, धंधे की सामान्य समय दौरान बेचे माल या दी सेवा के संदर्भ में मिलने पात्र रकम को व्यापारी लेना के रूप में वर्गीकृत और धंधा के सामान्य समय दौरान खरीदे माल या सेवा के संदर्भ में भुगतान पात्र रकम को व्यापारी देना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब कंपनी को निम्नलिखित बातें हिसाबी लेखा के स्वरूप में प्रस्तुत करना जरूरी है। अब अपने इक्विटी और दायित्व, अब शेयर पूंजी, अपने जो टाइटल में देखा कि शेयर पूंजी शेयर धारकों का फंड यानी भंडोल, उसमें किस किस का समावेश करेंगे, तो प्रत्येक प्रकार की शेयर पूंजी के लिए अलग अलग प्रकार के प्रेफरेंस शेयर को अलग तरह से दर्ज किया जाता है। यानी अधिकृत शेयर की संख्या और उसकी निर्गमित भरी गई संपूर्ण भुगतान हुई और भरपाई हुई, परंतु संपूर्ण भुगतान यानी निर्गमित हुई, यानी कंपनी ने जितने शेयर बाहर निर्गमित किया है आम जनता पे, उसको निर्गमित, उसके अंदर से कितनी रकम आई और उसमें संपूर्ण भुगतान हुआ कि संपूर्ण भुगतान न हुई रकम। अब प्रति शेयर मूल कीमत, रिपोर्ट के समय के प्रारंभ से अंत तक के शेयर की संख्या में हुए परिवर्तन का मिलान, अधिकार के शेयर, पैटर्न से प्रत्येक वर्ग के शेयर, कोई अंकुश या डिविडेंड और पूंजी वापस करने का अंकुश के संदर्भ में कंपनी के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येक शेयर धारक की सूची, बाकी ग्रीस इक्विटी शेयर का पैटर्न शेयर में रूपांतरण होने पात्र हो, उसकी तारीख, क्रम में जब्त हुए शेयर की भरपाई हुई रकम, अनामत आदि जमे पूंजी अनामत, पूंजी वापसी अनामत, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत, डिबेंचर वापसी अनामत, पुनः मूल्यांकन अनामत, शेयर विकल्प बाकी खाता, अन्य अनामतें, डिविडेंड संतुलन भंडोल, लाभ हानि खाते के पत्र की वृद्धि, डिविडेंड बोनस अनामत किया वितरण, और उसके बाद में विनियोग, जिन अनामतों का विनियोग किया हो उन्हें भंडोल के रूप में दर्शाया जाएगा, अनामत फंड, डिबेंचर वापसी भंडोल। अब लाभ हानि के पत्र की उधार बाकी, शुद्ध हानि आदित्य के शीर्षक के अंतर्गत ऋण रकम में दर्शाएंगे। उसी तरह से ऋण रकम अनामत आदित्य के शीर्षक के अंतर्गत घटाकर अनामत आदित्य की शुद्ध रकम या ऋण होती हो तो भी अनामत आदित्य के रूप में दर्शाएंगे। अब शेयर वारंट के सामने प्राप्त राशि और उसके अंदर आवंटन बाकी हो ऐसे आवेदनों से प्राप्त रकम, उसमें बैंक, बॉन्ड, डिबेंचर, अवधि लोन, बैंक पैसे के अन्य पक्षकार के पास से विलंबित भुगतान की जिम्मेदारी, डिपॉजिट, संबंधित पक्षकारों के पास से लोन,
धिराण एडवांस, वित्तीय भाड़ापत्रक की दीर्घकालीन जिम्मेदारी, अन्य लोन और धिराण। अब उसके अंदर जो अपने उधार ली रकम बंधक वाली और बिन बंधक बिना की हो उसको विभाग में वर्गीकृत करेंगे। और कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा गारंटी दी गई हो ऐसी लोन धिराण एडवांस की हो, कुल रकम, ब्याज का दर, वापस करने का विवरण सहित बॉन्ड, डिबेंचर, उसकी तारीख, उतरते क्रम में अवधि, लोन भुगतान की रकम, पक्की तलपट की तारीख को लोन की तथा ब्याज का भुगतान न किया हो उसका विवरण। अब उसके बाद में विलंबित करवेरा की जिम्मेदारी में व्यापारी देना, दीर्घकालीन दायित्व के अंदर व्यापारी देना है दायित्व अन्य जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुएटी फंड, दीर्घकालीन प्रावधान। अब जो चालू दायित्व के अंदर जो अल्पकालिक उधार ली रकम के बारे में, मांग पर भुगतान पात्र लोन बैंकों के पास से अन्य पक्षकार के पास, संबंधित पक्षकार के पास से लोन, धिराण, डिपॉजिट, अन्य लोन, धिराण एडवांस, उधार ली रकम को बंधक वाला, बंधक बिना के इस प्रकार पर उपविभागों में विभाजित किया जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा गारंटी दी गई हो ऐसी लोन, धिराण और उनकी कुल रकम, पक्की तलपट की तारीख को लोन की और ब्याज का भुगतान न किया हो उसका विवरण। अब चालू व्यापारी दायित्व में अंदर अन्य चालू दायित्व में क्या आएगा कि दीर्घकाल के दायित्व में आने वाले वर्ष का भुगतान, जो आने वाले वर्ष में भुगतान, वित्तीय भाड़ापट्टा, उधारी रकम पर चढ़ा हुआ परंतु भुगतान पात्र नहीं हुआ ब्याज, उधारी रकम पर भुगतान पात्र ब्याज, अग्रिम प्राप्त आय, नहीं चुका है डिविडेंड, प्रतिभूति आवेदन के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की रकम जो वापस करने योग्य हो उस पर चढ़ा हुआ ब्याज, नहीं चुकाई पक्की डिपॉजिट और उस पर चढ़ा ब्याज, नहीं चुकाए पक्के डिबेंचर और उस पर चढ़ा हुआ ब्याज, अन्य भुगतान, अग्रिम प्राप्त भत्ता, अल्पकालीन में कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान, अन्य प्रावधान जैसे कि करवे का प्रावधान, सूचित डिविडेंड, संपन्न देना अनामत, सकमन देना अनामत। अब जो संपत्तियाँ बिन चालू संपत्तियाँ में स्थायी संपत्तियाँ, स्थायी में दृश्य संपत्तियाँ जैसे मालूम है कि जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, पिक्चर्स, वाहन, ऑफिस के साधन, अन्य। अब जो भाड़ा पट्टा की संपत्तियाँ होती हैं, अब जो भाड़ा पट्टा की संपत्तियों के बाद में अपने अदृश्य संपत्ति जिसको अपने देख नहीं सकते, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रकाशन के अधिकार, खाने के अधिकार, कॉपीराइट, पेटेंट, टेक्निकल जानकारी, बनाने की रीत, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, अन्य। अब अर्ध तैयार पूंजी संपत्तियाँ, उसमें विकसित अदृश्य संपत्तियाँ, बिन चालू विनियोग, संपत्तियों में विनियोग, इक्विटी प्रतिभूतियों में विनियोग, प्रेफरेंस शेयर में विनियोग, सरकारी ट्रस्ट प्रतिभूतियों में विनियोग, डिबेंचर बॉन्ड में विनियोग, म्यूचुअल फंड में विनियोग, साझेदार पेरू में विनियोग, अन्य बिन चालू विनियोग। अब तो विलंबित कर मेरा संपत्तियों में क्या करेंगे, उसके अंदर दीर्घकाल लोन के धिराण के एडवांस, पूंजी धिराण, संबंधित पक्षकारों के लोन धिराण, अन्य लोन धिराण, ऊपर के लोन धिराणों के निम्नलिखित विभागों में बंधक वाले, बंधक बिना के, शंका और अन्य बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन व्यापारी लेना और अन्य लेना। अब चालू संपत्तियों में चालू विनियोग, इक्विटी साधनों में विनियोग, प्रेफरेंस शेयर, सरकारी ट्रस्ट प्रतिभूति, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, साझेदारी पेढ़ी में विनियोग और अन्य विनियोग जैसे अल्पकालिक विनियोग। और माल सामग्री में कच्चा तैयार बिक्री के लिए स्टॉक और स्पेयर्स, फुटकर मांग, फुटकर भाग, अन्य जैसे कि बांस, फल, माल। अब व्यापारी लेना नहीं आएगा, देनदार लेने होंगे, रोकड़ समक्ष, बैंक में शेष, हाथ में शेष, रोकड़ शेष, रोकड़ हाथ पर, अन्य रोकड़ समक्ष में, बैंक में से हाथ पर चेक और ड्राफ्ट, रोकड़ हाथ पर, अन्य अल्पकालीन लोन और धिराण के अंदर 12 माह से कम समय के लिए बीज लोन या धिराण का समावेश। अल्पकालीन लोन में
अधिराण में किया जाएगा। और अन्य चालू संपत्तियों में अग्रिम चुकाया खर्च, मिली बाकी आय, अग्रिम चुकाया करवेरा, पक्की तलपट की तारीख के बाद 12 मास के दौरान अप्लिखित प्रसारित राजस्व खर्च, अवास्तविक संपत्तियों का समावेश किया जाता है। असंचयित दायित्व में जिसका प्रावधान न किया हो ऐसा कंपनी अपने विरुद्ध किए दावा की नहीं स्वीकृति की जिम्मेदारी कंपनी दी गारंटी विनियोग के रूप में खरीदे शेयर पर नहीं मंगाए हफ्ते पूरा नहीं किए करारों की जिम्मेदारी। एक खाली तुमको समझाने के लिए समझाया, लेकिन जो उसकी फॉर्मेट है अपने, तो यहाँ पे दो खाता बनता है, एक तो लाभ हानि खाता और लाभ हानि का पत्रक जो अपने पेज नंबर 131 132 वाला तैयार करना है। और पक्की तलपट अपने पेज नंबर 126 127 के ऊपर 126 और 27 के ऊपर है, वो तैयार करने की है। और उसके अंदर जो विवरण आता है उसके बारे में यहाँ समझाया है। अब ये दोनों जो थियरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, दो पत्रक मैंने नंबर बता रहे हैं, उसके अनुसार तुमको तैयार करना है। अब अपने पेज नंबर 131 जो कंपनी का नाम, तारीख, खालीजगह के दिन, पूरा होते वर्ष का लाभ हानि पत्रक, अपने परीक्षा में लाभ हानि पत्रक इसी फॉर्मेट में तैयार करना है। तो पहले क्या करेंगे, विवरण, नोट नंबर, तारीख, खालीजगह के दिन। अब पहला पॉइंट क्या है कि काम काज वितरण में उपज यानी बिक्री, पहला नंबर का पॉइंट बिक्री, उपज बिक्री। दूसरा आएगा अन्य उपज, और पहले और दूसरे को जोड़ के कुल उपज ज्ञात करेंगे। अपने पहला और दूसरा जो बिक्री की उपज है और अन्य जो उपज है, वो दोनों को जोड़कर जो प्राप्त करेंगे उसे कुल उपज कहेंगे। अब ये जो उपज है उसके बाद में चौथे नंबर में क्या आएगा, खर्च। अब खर्च कौन सा है, खरीदी, स्टॉक में परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारी के लाभ में खर्च, वित्तीय लागत। अब वित्तीय लागत के बाद घिसाई और अलिखित रकम और अन्य खर्च, यानी कुल खर्च हुआ जो अपने नंबर दिया हुआ है 3 से लेके 8 9 तक, ये सब खर्चों को जोड़कर उसमें से जो उपज है उसमें से माइनस करना। तो 5 नंबर का पॉइंट क्या आएगा, आयकर पहले का लाभ, तीसरे में से चौथे को माइनस करना, उपज कुल उपज में से कुल खर्च को माइनस करने का। और छठा पॉइंट आएगा आयकर का प्रावधान, और उसके बाद में आयकर घटाने के बाद का लाभ, यानी 5 में से छठा माइनस करो। अब ये तो बराबर के तुम लोगों को लाभ हानि का पत्रक के अंदर टाइटल के अनुसार पता चल गया कि उपज, अन्य उपज, कुल उपज। पर लेकिन उसके अंदर कामकाज के उपज के अंदर क्या आता है, वो विवरण जो दिया वो नीचे वाला जो 132 का लिखा है कि लाभ हानि के पत्रक में आय और खर्च का निम्नलिखित विवरण अपने परीक्षा के संदर्भ में ध्यान में लेना जरूरी है। खाली फॉर्मेट करने से कुछ नहीं होगा। इसके अंदर अपने पहला पॉइंट है बराबर के कामकाज की उपज। अब जो कामकाज की उपज है उसमें क्या करने का, क्या दिखना पड़ता है, बिक्री, उसमें से बिक्री वापसी, तो तुम लोग को मिलेगी कामकाज की उपज। यानी पहले याद करना पड़ेगा ये फॉर्मेट को कि कामकाज की उपज बिक्री माइनस बिक्री वापसी। दूसरा पॉइंट अन्य उपज। अरे अन्य उपज में किसका समावेश होता है, तो प्राप्त ब्याज, डिविडेंड, दुर्घटना वापसी और संपत्ति विक्रय का लाभ। ये उपज का अन्य उपज के अंदर सवाल में तुमको दिया है कि प्राप्त ब्याज, डिविडेंड, दुर्घटना वापसी, ये दोनों की जोड़ करने की, या तो तुमको फॉर्मेट के अनुसार कहीं लिख देगा कि अन्य उपज में क्या आता है, प्राप्त ब्याज, डिविडेंड, दुर्घटना वापसी, संपत्ति विक्रय का लाभ। अब 3 नंबर में क्या है, शुद्ध खरीदी। अब शुद्ध खरीदी अपने खर्च में आ गया, अभी शुद्ध खरीदी तो क्या आएगा, खरीदी में से कुल खरीदी से खरीद वापसी माइनस करने। फिर स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक परिवर्तन ढूंढना हो तो क्या करने का, प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। उसके बाद में प्रत्यक्ष खर्च, प्रत्यक्ष खर्च में क्या आएगा, मजदूरी, आवक माल, गाड़ी भाड़ा और नूर। फिर कर्मचारियों से संबंधित खर्च, पीछे आगे जो दिया है खर्च के अंदर का जो विवरण उसके अंदर का है कि कर्मचारियों से संबंधित खर्च में क्या आएगा, वेतन, बोनस, कमीशन, प्रोविडेंट फंड में हिस्सा।
इसका ही समावेश करने का वेतन, बोनस, कमीशन, प्रोविडेंट फंड में हिस्सा। उसके बाद में वित्तीय लागत में क्या समावेश करेंगे? बॉन्ड या डिबेंचर पर ब्याज, सार्वजनिक डिपॉजिट या लोन पर ब्याज, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज, अल्पकालीन लोन पर ब्याज, अल्पकालीन लोन पर ब्याज। फिर अपने 8 नंबर में घिसाए और अपलिखित खर्च। अब घिसाए और अपलिखित खर्च में क्या समावेश करेंगे? तो स्थायी संपत्तियों पर घिसाई, अपलिखित ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अदृश्य संपत्तियाँ, अपलिखित डिबेंचर बट्टा, अपलिखित विज्ञापन अभियान खर्च, अपलिखित संशोधन और विकास खर्च। और 9 नंबर का पॉइंट है अन्य खर्च, डाक, स्टेशनरी, किराया, ऑडिट फीस, ऑफिस और प्रबंधन के खर्च, बिक्री खर्च, अपलिखित विपत्रित। ये जो फॉर्मेट है पहले तुमको यही करनी 132 वाली करनी पड़ेगी। सवाल का आंसर करना है 131 पेज से जो स्टार्ट कर रहे हैं उस तरह से कि नंबर 1 पे कामकाज की उपज और अपने कामकाज की उपज में किसका समावेश करना है, इसलिए पीछे वाली फॉर्मेट याद करते जाना। कामकाज की उपज है बिक्री, बिक्री वापसी। अपने अपने ऊपर भी बता दिया, प्राप्त ब्याज, डिविडेंड, विपत्ति वापसी सब। इसलिए ऐसे इसको पहले 131 और 132 और 133 के पेज पर जो फॉर्मेट लिखी है उसको पहले लाभ हानि खाता लिखो भी वही और याद भी करो होमवर्क के अंदर।